पटना में भूपेश बघेल बोल रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। मैं भूपेश बघेल साहब का समय कम है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आगे की बात वो अपनी बात कुछ रखें। कुछ आपकी बात तो हमने सुनी और अब अपनी बात ही आपको सुनाएं। आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ इसमें बोलूँगा, हाँ जी थोड़ा पीछे कर। आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ सांसद भाई अखिलेश प्रताप सिंह जी, भाई कपूर जी, भाई वीरेंद्र सिंह राठौर जी, हमारे दोनों AICC से हैं, हमारे प्रवक्ता तेजतर्रार प्रवक्ता भाई पवन खेड़ा जी, भाई रोहन गुप्ता जी, हमारे साथ छत्तीसगढ़ में भी चुनाव कैंपेन में उठे भाई संजीव सिंह जी और उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज मैं सीता मैया, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, आर्यभट्ट जैसे महान विभूतियों के जन्मभूमि और कर्मभूमि में आकर आप सबसे चर्चा करने का अवसर मुझे मिला। मैं इस धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बिहार का इतिहास बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है और आज भी हम देखते हैं इस धरती ने बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS दिए जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हिंदुस्तान और बिहार का दौरा बढ़ाए हैं। लेकिन आज का बिहार क्या है? 15 साल सुशासन बाबू के हिसाब किताब लेने का अवसर है। यदि सोशल इंडेक्स देखें, साक्षरता दर की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, बेरोजगारी दर की बात करें, विद्यालयीन शिक्षा की बात करें, सड़क निर्माण की बात करें, व्यापार के लिए उपयुक्त वातावरण की बात करें, डॉक्टर्स की उपलब्धता की बात करें, प्रवासी मजदूरों की बात करें, नरेगा फंड की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो पूरे हिंदुस्तान में इन सारे पैरामीटर में निचले पायदान में बिहार का स्थान है। कहाँ हमारा गौरवशाली इतिहास, अब आज इन 15 वर्षों में सारे पैरामीटर में वो निचले पायदान में पहुंच गए हैं। तो आज पूरे बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। चुनाव की घोषणा हो चुके हैं, 3 चरण में चुनाव होंगे, नामांकन प्रथम चरण के नामांकन का दौर अब समाप्त हो चुका है। ऐसे समय में आज कैंपेन सॉन्ग आज हम लोगों ने यहाँ शुरुआत की है। आज किसान सुशासन बाबू से पूछ रहे हैं कि जो APMC कानून 2006 में आपने बनाया और पूरे मंडी को बिहार से समाप्त किया, आज बिहार के किसानों को दाम क्या मिल रहा है? आपने 1850 रुपया MSP धान का किया है, रेट तय किया है, लेकिन यहाँ के किसान कितने में बेच रहे हैं? 1300-1400। और वही इसी का अनुकरण केंद्र सरकार कर रही है। वो भी 3 कानून लाए, किसान के लिए कानून नहीं है, ये पूंजीपतियों के लिए एक कानून लाया गया है। ये कानून किसान के लिए कतई नहीं है। यदि किसान हित ऐसी है, प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी तो एक ही घोषणा कर दे कि वो मंडी में बिके या
या लाइसेंसधारी मंडी लाइसेंसधारी खरीदे, चाहे वो पैन कार्डधारी खरीदे, वो समर्थन मूल्य से नीचे नहीं होगा। यदि नीचे में खरीदा जाएगा तो उसे जेल में ठूस दिया जाएगा। केवल एक बात कह दे, लेकिन वो कहेंगे नहीं। क्यों? कि कानून किसान के लिए नहीं, ये पूंजीपतियों के लिए बना है। मैं भी AICC के निर्देश पे नागपुर गया था। एक बड़े उद्योगपति का 1 लाख टन का गोडाउन बन चुका है। वो वहाँ धान या गेहूं वहाँ नहीं रखेंगे, वो रखेंगे मसाला, वो रखेंगे दलहन तिलहन, सस्ते दर पे खरीदेंगे पूरे देश में। क्योंकि उन्होंने दूसरा कानून बनाया है कि आप कितना भी अनाज रख सकते हैं। जो नेहरू जी ने 1955 में जो कानून बनाया था कि कोई कालाबाजारी न कर सके, आम जनता को उचित मूल्य पे अनाज और दलहन तिलहन मिल सके, लेकिन अब उस कानून को हटा दिया गया। कितना भी आप अनाज रख लो, कितना भी आप दलहन तिलहन रख लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। केवल युद्ध की स्थिति में या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तब। इसका मतलब ये है कि पूरे देश में 2, 4, 5 लोगों के हाथ में ये सारा व्यापार चला जाएगा। और जितने भी व्यापारी हैं, मंझोले व्यापारी, छूटकर व्यापारी, वो सब उनके एजेंट बन जाएंगे। क्योंकि पूरा सामान खरीद के गोडाउनिंग कर लेंगे और उसके बाद रेट तय करेंगे। आपको याद होगा कुछ साल पहले दाल की कीमत 200 रुपये तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के हाथ में ही था। अब यही वही स्थिति बनने वाली है देश में। इसी कारण से राहुल जी सड़कों पे आके इसका विरोध कर रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 10 साल 15 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, किसान भूल भी जाएगा कि उसकी ज़मीन कहाँ पर है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद खेत के मेड़ वगैरह भी समाप्त हो जाएगा। वो कहेंगे हम 15,000 एकड़ ज़मीन है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, आपकी ज़मीन कहाँ पे बता दो। पुराने जो चिन्ह है वो सब समाप्त हो चुके होंगे। तो ये किसान को उनके खेत में मजदूर बना देना चाहते हैं। ये केवल किसान विरोधी नहीं है, ये आम जनता विरोधी है। क्योंकि ये महंगाई, ये जितने भी अनाज है, दलहन तिलहन है, उसका रेट ये लोग तय करेंगे, जिसके सीधा असर आपके किचन में पड़ेगा। गृहिणियों के अर्थव्यवस्था, जो मासिक अर्थव्यवस्था है, वो बिगड़ जाने वाली है। इसलिए इन तीनों विधेयकों का विरोध करते हैं। ये सुशासन बाबू बताया कि 2006 में आपने लागू किया था। बिहार की जो जनता है वो 80% से अधिक लोग आज भी कृषि पर ही आधारित है। उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। दूसरी बात मैं कहूँगा, सुशासन बाबू की बात होती है, हमारे प्रधानमंत्री जी को उनको झटका देने में बहुत मजा आता है। पहला झटका उन्होंने नोटबंदी का दिया। उन्होंने कहा पूरा काला धन वापस आया जाएगा। कितना आया बताने की जरूरत नहीं मुझे। फिर दूसरा झटका उन्होंने GST का, उसमें भी बताने की जरूरत नहीं कितने व्यापारी दिवालिया हो गए, कितने उद्योगपति NPA हो गए। तीसरा झटका लॉकडाउन का दिया। बिना बताए लॉकडाउन की घोषणा अचानक 8 बजे प्रकट होते हैं टेलीविजन में, बोले कि अब लॉकडाउन। और लॉकडाउन का असर सबसे पहले दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दिया, जहां प्रधानमंत्री निवास करते हैं, जहां गृह मंत्री निवास करते हैं, पूरा मंत्रिमंडल निवास करते हैं, जहां ब्यूरोक्रेट निवास करते हैं। आपके नियमों को धता बताकर लोग सड़कों पे उतर आए लाखों के तादाद में। यूपी के, मध्य प्रदेश के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के सारे लोग निकल आए। आपके आदेश की धज्जियां उड़ गई। आप बिना सोचे समझे आपने फरमान जारी कर दिया। लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है तो गरीब लोगों पे पड़ा है, किसानों पे पड़ा है, व्यापारियों पे पड़ा है, आम नागरिकों पे पड़ा है।
लॉकडाउन की स्थिति में, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारा तो हार्ट है, हिंदुस्तान का हृदय है, वहीं 7 राज्यों से घिरा हुआ है, चाहे वो दक्षिण से हो चाहे पश्चिम से, वो सारे लोग इधर से हमारे छत्तीसगढ़ होकर गुजरते हैं। लाखों प्रवासी मजदूर हमारे छत्तीसगढ़ होकर निकले, चाहे उनको पश्चिम बंगाल जाना हो, उड़ीसा जाना हो, झारखंड जाना, यूपी जाना, बिहार जाना है, वो सारे लोग जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या गुजरात से भी जो लोग जो रोजी रोटी के लिए गए थे, वो सारे बहुत सारे लोग हमारे छत्तीसगढ़ से होकर गुजरे। हम लोगों ने उसके रहने उसके हमारे सीमा से लेके हमारे सीमा तक उसके जाने की व्यवस्था की, हमने भोजन की व्यवस्था की और उनके चप्पल जूते तक की व्यवस्था की हमने उन लोगों के लिए। बिहार में सुशासन बाबू ने क्या किया? 17 लाख से अधिक लोग बिहार वापस आए। उनकी स्थिति क्या? तुलनात्मक हम कह सकते हैं, मेरे पास सारे आंकड़े हैं। एक समय था यहाँ की आबादी 2011 के हिसाब से 10.5 करोड़ है, हमारे छत्तीसगढ़ में 2.5 करोड़ है। लेकिन एक समय था जब 26 लाख मजदूर काम कर रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ में, जो देश का सर्वाधिक है। वहाँ हमने लघु वनोपज के खरीदी की व्यवस्था की। वहाँ हमने किसानों के, अभी जैसे पवन भाई कह रहे थे, रोहन भाई कह रहे थे, जो बात हमने कही थी, राहुल जी ने जो वादा हमारे किसानों से, मजदूरों से, छत्तीसगढ़ के लोगों से किया था, उस सबको हमने पूरा किया। एक उदाहरण दूंगा, शपथ ग्रहण हुआ, राहुल जी के एयरपोर्ट छोड़े और उसके 1 घंटे बाद 19 लाख किसानों के 10,000 करोड़ रुपए हमने माफ किए। हमने 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया। अब नरेंद्र मोदी की सरकार ये कहते हैं आप बोनस दोगे तो आप यहाँ चावल नहीं खरीदेंगे, लेकिन हम किसानों से वादा किया था कि आपके पैसे, आपके जेब में पैसा डालेंगे। और हमने फिर एक नई योजना बनाई, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। चाहे वो गन्ना का किसान हो, चाहे मक्का को उत्पादन करने वाला किसान हो, चाहे धान उत्पादन करने वाला किसान हो, प्रति एकड़ 10,000 रुपये हम दे रहे हैं और समर्थन मूल्य में धान भी खरीद रहे हैं। 83 लाख मीट्रिक टन धान हमने पिछले साल खरीदा और इस साल हमारा लक्ष्य 85 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक का है। जो समर्थन मूल्य भारत सरकार ने घोषित किया उसमें हम खरीदी करेंगे, उसके अतिरिक्त 10,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे। ये वादा हमने किसानों से किया था। हमारे यहाँ शिक्षा कर्मियों की भर्ती हुई थी। शिक्षकों की भर्ती 1998 के बाद मध्य प्रदेश से जब हम लोग अलग हुए, उसके बाद से कभी नहीं होते शिक्षकों की भर्ती। रमन सिंह जी कहते रहे, हजारों शिक्षाकर्मी सड़कों पे थे, लेकिन उन्होंने संविलियन नहीं किया। 2 लाख शिक्षाकर्मियों के संविलियन का काम हमने इन दो वर्ष भी नहीं बीते, दिसंबर आएगा हमारा 2 सालों का हमने कर दिखाया है। 15,000 शिक्षकों की भी भर्ती हमने किया। पुलिस की भर्ती हमारी चल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजों में भर्ती हमारी चल रही है। बेरोजगारी के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी और सुशासन बाबू लगातार कहते हैं गौ माता की जय, लेकिन गाय के लिए कभी कुछ किया नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे गौशाला खोले, गाय तो दुबली हो गई और गौशाला चलाने वाले मोटे हो गए, सरकारी धन खूब बटा। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे पदाधिकारियों ने गौशाला खोले, वहां स्थिति बद से बदतर रही। गाय वहीं तड़प तड़प के मर गई, बिना चारा बिना पानी के। लेकिन वाह रे भारतीय जनता पार्टी के वहां के पदाधिकारी, उन्होंने गाय के मांस, गाय के चमड़े, गाय की हड्डियां और गाय के अतनियों तक के बेच के पैसा कमाए। ऐसे गौ भक्त हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। लेकिन हमने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। हिंदुस्तानी पूरे दुनिया में छत्तीसगढ़ पहला प्रदेश है जहां 2 रुपया प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदने का हमने निर्णय लिया और 2 महीने के भीतर में 21 करोड़ का पेमेंट हमने किया है। आज जो गौपालक है उसके खाते में पैसे जा रहे हैं, ऑनलाइन पैसा हम दे रहे हैं।
पेंशन में तो 300 रुपया मिलता है, लेकिन जो गौपालक है जिसके पास जमीन भी ना हो उसे 800 1000 रुपये चला मिल रहा है, और जो चरवाहा है उसे तो 20-20 25-25 हज़ार रुपये महीना मिल रहा है। तो आप, मैं बिहार की जनता से अपील करना चाहूँगा, जो काम छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये हमारा संकल्प बदलाव का है, घोषणा पत्र जारी हमारे नेताओं ने की है, शब्दशः हम लागू करेंगे। हमने छत्तीसगढ़ में किया लघु वनोपज। अब आपके यहाँ बिहार में तो 7% जंगल, हमारे 44% जंगल। लघु वनोपज खूब होता है, इमली होता है, आम होता है, महुआ होता है, तेंदुपत्ता की तुड़ाई होती है। तेंदुपत्ता देश में सर्वाधिक कीमत हमारे छत्तीसगढ़ में 4000 रुपये प्रति माना बोरा। महुआ भारत सरकार ने 17 रुपये घोषित किया, हमने इस लॉकडाउन के समय में 30 रुपया में खरीदी किया, और एक समय था कि 99% लघु वनोपज केवल छत्तीसगढ़ में खरीदी की गई। और हम लोग जब शुरू किए तो फिर देश के दूसरे जहां लघु वनोपज होते हैं वहां भी खरीदी किए। फिर भी आज जितने भी लघु वनोपज एकत्रित हुआ उसमें 74% लघु वनोपज हमारे छत्तीसगढ़ का है। आज पूरे देश में पिछले साल से हमने महंगाई की मार हम झेल रहे हैं। इस साल तो कोरोना हो गया, पिछले साल भी मंदी का दौर था, पूरा मंदी से झेल रहा था। ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट थी, ऑटोमोबाइल की दुकानें और फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, आधे कर्मचारी चल रहे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां मंदी की कोई असर नहीं है। 36% ग्रोथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जेम ज्वेलरी में ग्रोथ, टेक्सटाइल में ग्रोथ। क्यों? क्योंकि हमने, जो हमारी यूपीए की सरकार ने, हमारे नेताओं ने, सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, राहुल जी ने जो बात कही कि आम जनता के जेब में पैसा डाल दो, देश की अर्थव्यवस्था अपने आप संचालित होगी। और छत्तीसगढ़ में हमने कर दिखाया। जहां मनरेगा, जिसको नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में कहते थे ये मनरेगा कांग्रेस के असफलताओं का स्मारक है, और वही मनरेगा है जब कोरोना का आया, देश और विश्व में महामारी के रूप में आया, तो यही कोरोना है, यही मनरेगा है जो आम जनता को, गरीब के अर्थव्यवस्था संचालित करने में, घर के चूल्हा जलाने में सहयोग प्रदान किया। ये वो मनरेगा है। और दूसरा, किसानों के वाजिब दाम, हमने समर्थन बोनस देने के लिए मना किया था, हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया। किसानों की जेब में पैसा डाला, गरीबों की जेब में पैसा डाला, वनवासियों की जेब में पैसा डाला। तो छत्तीसगढ़ में कोई मंदी नहीं, चाहे कंस्ट्रक्शन में जाइए, चाहे रियल एस्टेट में जाइए, चाहे किसी सेक्टर में चल दीजिए। आज देश में सबसे ज़्यादा इस्पात का उत्पादन हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में जब लॉकडाउन में कहीं उत्पादन नहीं हो रहा था, 23 अप्रैल से हमारे उद्योगों को पहिया शुरू कर दिए थे, और देश में सर्वाधिक इस्पात का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में। ये काम हमने छत्तीसगढ़ में किया है, वही अब बिहार में भी हम करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार में एक नया सवेरा आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप कोई सवाल करना चाहें तो मैं स्वागत करूँगा। महागठबंधन की सरकार बनेगी, सीएम कौन होगा? जी, सीएम कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन होगा? जो आपका मुझे पोस्टर लगा है, जो आपने दिखाया, महागठबंधन का सीएम कौन होगा? ये सवाल तो अभी गठबंधन के जब प्रेस काउंसिल हुआ तो आपने पूछा नहीं होगा। वो सभी जानते हैं, तेजस्वी यादव जी हैं। लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में शशि थरूर ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को मजाक उड़ाया है, कोरोना क्राइसिस को उठाने के लिए राहुल गांधी की तारीफ की, कैसे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का मुझे इसकी जानकारी नहीं करता, जब मुझे जानकारी है मैं आपको जवाब दूंगा। छत्तीसगढ़ में आपने रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल को खत्म किया था, वही परिस्थिति आज बिहार में भी है। एंटी कंट्री बिहार में काम करेंगे तेजस्वी की अगुवाई में? बिल्कुल, महागठबंधन लगातार एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो लगातार उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के 15
15 साल के शासन को उखाड़ फेंका और 15 सीट के लिए वो तरस गए, केवल 15 सीट में सिमट गए वो। यहाँ भी वही स्थिति है। जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा, ये नीतीश कुमार जी पता नहीं चिराग बाबू किसके साथ है, नहीं है, क्यों नहीं है, वो स्थिति बिहार की जनता निर्क्षीर विवेचना करेगी। और बिहार की जनता को देश के राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाली जनता है। हमें पूरा विश्वास है कि इस समय परिवर्तन होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। जी बिहार बाहर से हमेशा ग्रसित रहा। पिछले दिनों भी बाढ़ सरकार विफल रही है। सत्ता में आते हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही सवाल पूछा कि बिहार में लगातार हर साल बाढ़ में लाखों परिवार प्रभावित होते हैं, लाखों हेक्टेयर जमीन डूब जाता है, लेकिन 15 साल में सुशासन बाबू ने कुछ नहीं किया। ये सवाल बिहार की जनता पूछ रही है। हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से योजना बना के इस भयावह जो स्थिति है उसे निजात पाने की कोशिश हम करेंगे। जी देखिए, पिछले समय भी कहा गया था और मैं ध्यान नहीं आया था, लेकिन मेरे साथियों ने वहाँ पत्रकार और मैं पूछा कितने सीट जीत जाएंगे आप? शायद 40 सीट दिए थे इसमें, पिछले 41 सीट। तब मैंने पत्रकारों से कहा था 25 सीट हम जीतेंगे, तो पत्रकार हंस रहे। जब रिजल्ट आया तो 27 सीटें मिली। इस समय भी आप देख लेंगे, उसी हिसाब से हमारे 50 से अधिक सीटें हम जीतेंगे कांग्रेस। ये बताइए, आप 50 से अधिक सीटें जीतने का दावा करते हैं, क्या 50 सीट सरकार में शामिल होने के बाद सरकार पर आप दबाव बनाने में कोशिश होंगे कि आपका घोषणा? देखिए, हमारे गठबंधन की सरकार है, निश्चित रूप से। अब ये अलग बात है कि पिछले समय नीतीश बाबू पे हम लोगों ने विश्वास किया था, अब पलटू राम जी पलट गए, लेकिन अब जो साथी हैं वो ऐसे नहीं है। अभी आपने झारखंड में देखा, हम सब मिल के लड़े और बहुत बढ़िया झारखंड की सरकार चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर पूछिएगा सुशासन बाबू से बात की हो। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, बिहार के दौरे पर हैं और सीधे तौर पर कटाक्ष किया है बीजेपी की सरकार पर। मनरेगा को लेकर कहा कि किस तरह से हमने ये योजना लाई थी, तब इस पर भी सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन ये पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों ने कानून बनाया है, केवल कुछ व्यापारियों के हाथ में जाएगा खाद्यान्न। पूरा ये बताते हुए नजर आए हैं कि किस तरह से नए कृषि कानून